नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और मैंने देखा था कि कैसे आपने मेरी पिछली वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लाइक दिया और सपोर्ट दिया, और मैंने उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट कर दिया है। मतलब जो भी आपने सजेशंस दिए थे वो मैंने नोट कर लिए हैं। और इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो मैंने हल कर दी होंगी। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एड कोडर का बिगनर कॉन्टेस्ट। तो ये आपका होने वाला है एड कोडर का ABC 331। तो गाइस, एड कोडर की खास बात ये है कि इनके कॉन्टेस्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, इनमें काफ़ी दिमाग लगता है। तो हर एक सवाल को बड़े अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और करेंगे। अगर सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा पढ़ेंगे, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे पास आएंगे। तो गाइस, मैंने सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे A B C E और F सवाल। डी सवाल थोड़ा सा कठिन है। डी सवाल मैंने सोचने का प्रयास किया, पर मैं कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं सोच पाया। तो चलिए देखते हैं, इन सवालों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी समस्या आती है तो मेरे से पूछते हैं। तो सबसे पहले हम ए सवाल पे चलते हैं। तो गाइस गाइस जनरली एड कोडर का जो A B और C सवाल रहते हैं वो कुछ खास मुश्किल नहीं रहते हैं, काफ़ी सरल रहते हैं। लेकिन अगर आपको समझने में फिर भी कोई समस्या आती है तो एक आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं फटाफट से ABC को कवर कर लूँगा आपके लिए। तो गाइस, सवाल को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और करेंगे। तो सवाल का नाम है एट टुमारो। सवाल बोल रहा है भाई, इन अ कैलेंडर ऑफ एट कोडर किंगडम अ ईयर कंसिस्ट ऑफ M months फ्रॉम 1 to M, each month consists of days D from 1 to D. What day follows year Y, month M and D in the date D in the calendar? तो कह रहा है एट कोडर का एक किंगडम है, साम्राज्य है। उसमें एक कैलेंडर है, उसमें एक साल में M मंथ्स होते हैं और D डेज होते हैं। 1 से लेके M तक मंथ्स होते हैं और डेज हमारे 1 से लेके D तक डेज होते हैं। तो कह रहा है हमें एक डेट गिवन है उस कैलेंडर में, वाई ईयर, M मंथ और D डे। तो हमें बताना है उसके अगला दिन क्या होगा। तो काफ़ी गाइस सरल सवाल, काफ़ी सरल सा है, कुछ भी नहीं करना है इस सवाल में। जो आपको बोल रहा है वो करना है। एक बार सैम्पल टेस्ट केस देख लेते हैं और समझते हैं फिर क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा M है यहाँ पे और ये हमारा D है। 12, जैसे कि हमारा ये नॉर्मल साल का जैसा रहता है, ये 12 महीने और 30 दिन। तो ये कह रहा है अगर इसके अगले दिन क्या तारीख होगी, हमें वो निकालनी है। तो ये कह रहा है 12 है, मंथ डे आपका 30 है और ईयर 2023 है। तो इस एग्जाम्पल को मैं अपने आईपैड में लिख लेता हूँ, फटाफट से समझ लेते हैं क्या करना है इस सवाल में, है ना भाई। तो मैं अपने आईपैड पे आ गया हूँ यहाँ पे। ड्रॉ पे जाएंगे। तो यहाँ पे इसने दे रखा है M हमारा 12 है और D हमारा 30 है और 2023 हमारा ईयर है और हमारा मंथ 12वां चल रहा है और डेट हमारी 30 चल रही है ना जी। तो गाइस, काफ़ी सरल सवाल है ये। इसमें हमें इसके अगले दिन निकालना है। तो अगर मैं डेज को देखूं और अगर डेज को एक से बढ़ाऊं तो मैं उसको 31 नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि नंबर ऑफ डेज मेरे 30 तक रहने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोबारा से 1 पे जाएगा, मेरा महीना इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं महीने को भी चेक करता हूँ, महीना हमारा लास्ट महीना है 12 वाला। तो अगर हम उसको एक से बढ़ाएंगे तो 13 उस रेंज में नहीं बैठेगा। तो फिर से हम एक से चालू करेंगे, नहीं नया महीना शुरू होगा। और इस केस में ना ही हम डेट को बढ़ा पाए, ना ही हम ईयर को बढ़ा पाए। तो हमेशा ऐसे केस में हम ईयर को 2024 कर देंगे। आपको समझ में आ गया होगा इस सवाल का क्या सोल्यूशन है। बड़ा सिंपल सा बेसिक सा सोल्यूशन है। हम डे को बढ़ा के देखेंगे, अगर हम डे को बढ़ा पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो उसको एक कर देंगे। मंथ को चेक करेंगे, अगर उसको बढ़ा पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो उसको दोबारा एक सेट कर देंगे। और ईयर, अगर हम ना मंथ को बढ़ा पाए ना डेट को बढ़ा पाए तो हम ईयर को एक से बढ़ा देंगे। काफ़ी सरल सवाल है, जल्दी से कोड देख लेते हैं फटाफट से। तो ए कोड मैंने ये हमने M और D इनपुट लिया, मंथ और डेज, फिर हमने डेट इनपुट करवाई है। अगर हमारी D+1 रेंज से बाहर बैठ रही है तो D को 1 कर देंगे। अगर हमारा मंथ भी बाहर बैठ रहा है तो मंथ को 1 कर देंगे और वाई ईयर को बढ़ा देंगे, वरना हम मंथ को बढ़ा देंगे। और अगर हम डे हमारी रेंज में बैठ रही है तो हम डे को ही बढ़ा देंगे और नई डेट को प्रिंट कर देंगे। तो गाइस, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बाय 1 कार्टन ऑफ मिल्क। तो अ सुपर मार्केट सेल्स एग पैकेट्स
A pack of 6 eggs costs SN, a pack of 8 eggs cost MN, and a pack of 12 eggs cost LN. You can buy any number of each pack, find the minimum amount of money required to purchase at least n eggs. तो गाइस सवाल ये, येन अगर आपको ना पता हो, येन जापान की ऑफिशियल करेंसी है। जैसे हमारे भारत में रुपया चलता है, वैसे ही जापान में येन चलता है। तो ये सवाल क्या बोलना चाह रहा है कि हमारे पास एक सुपरमार्केट है जो अंडे बेचता है। कह रहा है कि 3 तरीके के पैकेट में बेचता है। एक का 6 पैकेट वाले अंडे का कॉस्ट S है, 8 वालों का M है और 12 वालों का L है। हमें बोल रहा है कि हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करनी है ताकि हम NX खरीद सकें। सवाल कुछ भी नहीं है गाइस, बहुत ही सिंपल सवाल है। किसको करने के 100 तरीके हैं। अगर आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है तो आप DP से सोच सकते हैं। अगर आपको थोड़ा मैथ लगानी है तो आप केसेस बनेंगे, आप उन केसेस को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन समय बचाने के लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि DP का सोल्यूशन सोचें, बेटर रहेगा। तो यार क्या बोल रहा है, एक बार आईपैड पे फटाफट से चल लेते हैं। मैं टेस्ट केस नहीं देखूंगा इस सवाल में, मैं आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूंगा। हमें N, S, M और L गिवन है। S हमारा 6 अंडे लेता है, ये हमारा 8 लेता है और ये हमारा 12 अंडे लेता है। इनकी S और M L की हमें वैल्यू नहीं पता है। हमें मिनिमम एटलीस्ट N अंडे बनाने हैं अपने को। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं। जब भी मैं DP की बात करता हूँ हमेशा मैं बार बार बोलता हूँ और दोबारा बोलता हूँ कि सबसे पहले हम रिकर्सिव सॉल्यूशन की बात करते हैं, फिर उसको मेमोराइज कर देते हैं। तो जब भी मैं DP से सोचता हूँ हमेशा मेमोराइजेशन के टर्म्स में सोचता हूँ। मैं कब टेबुलेशन के टर्म्स में कभी भी जाता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा मेमोराइजेशन की बातें करता हूँ और हमेशा रिकर्सिव सोल्यूशन लिखता हूँ, फिर उसको मेमोराइज करता हूँ। तो गाइस देखते हैं क्या कैसे कर सकते हैं अपन। हमारे पास N है। बेस केस हमारा ये हो सकता है, अगर हमारा N लेस देन इक्वल टू 0 है तो हमें 0 रिटर्न करना है। उस केस में हमें कोई भी पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। वरना हमारे पास 3 तरीके हैं, या तो हम 6 वाला खरीदें, तो 6 वाला खरीदेंगे तो N 6 से घट जाएगा। M वाला खरीदेंगे तो 8 से घट जाएगा। L वाला खरीदेंगे तो 12 से घट जाएगा। तो 3 तरीके होंगे हमारे पास हर स्टेप में। तो गाइस हमारा आप जैसा कि देख सकते हैं केवल एक पैरामीटर N ही चेंज हो रहा है, केवल N पैरामीटर चेंज हो रहा है। तो हमारी 1D DP है ये सिंपल 1 पैरामीटर के साथ। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार फटाफट से कोड देख लेते हैं और समझते हैं क्या हो रहा है। सूडो कोड मैं नहीं बताऊंगा समय बचाने के लिए। तो बी की तरफ आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले NSMD मैंने इनपुट करा दिया है, DP एरे बनाया है, उसको -1 से इनिशियलाइज कर दिया और अपना फंक्शन जो काम करेगा उसको कॉल कर दिया। ये हमारा बेस केस है। अगर हमारा N 0 या उससे छोटा है तो 0 रिटर्न कर देंगे। अगर हम ये +15 मैंने क्यों किया है, क्योंकि DP की मैं चाहता हूँ DP का जो एरे का जो इंडेक्स है वो नेगेटिव ना जाए, इसलिए कर रखा है। तो अगर -1 नहीं है तो मैं रिटर्न कर दूंगा। और एक केस है कि मैं S वाला पैकेट खरीदूँ, दूसरा M वाला, तीसरा D वाला। उस केस में मैं अपने N को अपने हिसाब से अपडेट कर दूंगा 6, 8, 12 से, और उनमें से जो भी मिनिमम आंसर आएगा उसको ले लूंगा और अपने आंसर में लिख लूंगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा बी सवाल भी। चलिए चलते हैं सी सवाल पे। सी सवाल क्या बोलता है, सी सवाल बोलता है कि सम ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन मी। सवाल को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे भाई, ध्यान से पढ़ेंगे। अगर कुछ भी समस्या आ रही है तो पूछेंगे। तो सवाल क्या बोलता है भाई, आपको एक सीक्वेंस गिवन है एरे A1 से लेके AN तक, लेंथ N की, और हमें बोल रहा है कि I से लेके N तक के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अपन को। प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स इन A दैट आर ग्रेटर देन AI। तो एक बार एग्जाम्पल से फटाफट से एग्जाम्पल लेते हैं और एक सवाल को समझ लेते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, मैं एग्जाम्पल को अपने आईपैड में लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये मैंने एक सैम्पल टेस्ट केस अपने आईपैड में लिख लिया है भाइयों। तो एक बार मैं फटाफट से अपने आईपैड में आ जाता हूँ। तो गाइस हमें एक एरे प्रिंट करना है और बोल रहा है कि जैसे कि मैं पहले एलिमेंट पे 1 पे खड़ा हूँ तो 1 से जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं उनका सम लेना है और प्रिंट कर देना। तो 1 से बड़े एलिमेंट्स क्या है, 4, 4 और 2, उनका सम ले लो और प्रिंट कर दो। और सिमिलरली 4 से बड़ा तो कुछ है ही नहीं तो 0 प्रिंट करो, अगेन 10 प्रिंट करो, अगेन 0 प्रिंट करो। 2 से बड़े क्या है, 4 है, तो 2 4 बार 2 बार आ रहा है तो 8 प्रिंट करो।
तो गाइस सवाल ये है, तो एक ब्रूट फोर्स तरीका है इसका करने का लूप चला के, पर ब्रूट फोर्स नहीं काम करेगा। टेस्ट केस इस तरह से बनाए गए हैं 10⁵ तक के। तो गाइस ये बहुत ही सरल सा सवाल है, मेरे को लगता नहीं आपको कुछ दिक्कत आई होगी इस सवाल को सोचने में। तो हमें कुछ नहीं करना है गाइस, एक कॉपी बना लो इस एरे की और इसको सॉर्ट कर लो, ठीक है ना भाई। तो अब ये जो हमारा नया एरे है, ये हमारा आंसर खोजने में मदद करेगा भाई। कैसे? पहले हम एक क्यूमुलेटिव सम रख लेते हैं, करंट सम हम बोल लेते हैं इस पूरे एरे का सम 8 9 10 11 12 12 इस पूरे एरे का सम। और अब हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं भाई यहाँ से, और आंसर हम अपन मैप में स्टोर कर लेते हैं। मैप में स्टोर कर लो चाहे एरे में स्टोर कर लो। ये मैप मेरे को बताएगा कि इस मैप की मुझको बताएगी कि किस एलिमेंट की मैं बातें कर रहा हूँ, और इसकी वैल्यू बताएगी कि सम, इसकी बड़ी वैल्यू बताएगी कि जो सम हम स्टोर कर रहे हैं उसके बड़े एलिमेंट्स, उससे जो बड़े एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या है वो हम इस मैप में स्टोर कर रहे हैं। करंट सम हम 12 से चालू कर रहे हैं, अब हम 1 की बातें कर रहे हैं। तो अब एक हम नया वेरिएबल ले लेंगे करंट एलिमेंट, उसको हम 1 बोल देंगे। 1 को 1 से चेक करेंगे, अगर ये बराबर है तो हम आगे बढ़ जाएंगे और सम को घटा देंगे, सम मेरा 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दोबारा ये बरोबर बैठ रहे हैं तो मैं इसको घटा दूंगा और ये 10 हो जाएगा। अब ये बरोबर नहीं बैठ रहे हैं करंट एलिमेंट और ये, अब ये बरोबर नहीं बैठ रहे हैं तो मैं इसको सबसे पहले तो मैं इस मैप में स्टोर कर दूंगा कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा करंट सम भी 10 है, तो 1 10 कर दूंगा। करंट एलिमेंट को 2 अपडेट कर दूंगा, फिर आगे बढ़ता चलूंगा और अपने करंट सम को अपडेट कर दूंगा 8 से, और 4 आएगा मेरे पास। फिर 4 को मैं चेक करूंगा क्या 2 के बरोबर है, नहीं है, तो मैं इसको पहले सबसे पहले अपडेट कर दूंगा, इसका सम हमारा 8 हो जाएगा। मैं आगे बढ़ूंगा, फिर ऐसे ही करते करते मेरे पास एरे में ये बन जाएगा, मतलब मेरे मैप में ये वैल्यूज आ जाएंगी, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 10, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 8 और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 4। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये यही हमारे आंसर्स हैं। तो बस हमें इस एरे को दोबारा से ट्रेवर्स करना है और मैप में चेक करना है उससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू पड़ी है और वो प्रिंट करा देनी है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर कोई समस्या है तो मेरे पास आए। चलो फटाफट से सवाल का कोड देख लेते हैं भाई। तो सी सवाल में मैंने एन इनपुट लिया पहले, फिर एर इनपुट लिया, किसी कॉपी बनाई, एक नया मैप बना दिया, करंट सम ले लिया, उसको सॉर्ट कर लिया, फिर करंट एलिमेंट को 0 मान लिया, करंट सम को मैंने उस पहले वाले एलिमेंट से घटा दिया, फिर मैं एक से लूप चला के चेक कर रहा हूँ, अगर करंट एलिमेंट के बरोबर नहीं बैठ रहा तो मैं मैप में स्टोर करा दूंगा और करंट एलिमेंट को इसके वाई आई के बराबर कर दूंगा। वरना करंट सम से हमेशा हमें वो जो भी वैल्यू आ रही है वो तो घटानी ही घटानी है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस अपने हेल्पर मैप का हेल्प लेना है और चेक करना है कि एक्स ऑफ आई की पड़ी हुई है उसमें, नहीं पड़ी हुई। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हेल्पर में कोई की एग्जिस्ट नहीं करती है तो बाय डिफॉल्ट उससे कॉरस्पॉन्डिंग 0 वैल्यू स्टोर होती है। तो ये सोल्यूशन काम करेगा, अगर एक पर्टिकुलर की उसको नहीं मिली तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग वो 0 अपने आप ही प्रिंट कर देगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उम्मीद आपको सी सवाल भी समझ में आ गया होगा, क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। सी के बाद चलते हैं ई सवाल पे। ई सवाल हालांकि ई और डी सवाल के सेम स्कोर दिखा रहा है, पर ई सवाल काफ़ी सरल है डी सवाल से, क्योंकि डी सवाल में ग्रिड की बातें हो रही हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसमें, तो उसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। उस सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और करेंगे। तो क्या बोल रहा है जी, एट कोडर कैफेटेरिया सेल्स मील्स, देर आर एन टाइप्स ऑफ मेन डिशेस कॉल्ड मेन डिश 1 से लेके एन तक। आई डिश का कॉस्ट है ए आई। देर आर एम टाइप्स ऑफ साइड डिशेस 1 से लेके एम तक। साइड डिशेस कॉस्ट बी आई। अ सेट मील इज, पूरी मील क्या होती है, 1 मेन डिश और साइड डिश। तो कह रहा है आपके पास एन मेन डिश है और एम साइड डिश है, और एक उन सबकी कॉस्ट दे रखी है एरे के फॉर्म में। और पूरी मील क्या होती है, एक मेन डिश और एक साइड डिश होती है। तो कह रहा है हाउएवर फॉर एल डिस्टिंक्ट पेयर सी वन डी वन से लेके सी एल डी एल, द सेट मील कंसिस्टिंग ऑफ द मेन डिश सी आई एंड साइड डिश इज नॉट ऑफर्ड बिकॉज दे डू नॉट गो वेल टुगेदर। तो कह रहा है कि कुछ एक्सेप्शंस है कि हम सी आई मेन डिश को और डी आई साइड डिश को एक साथ सर्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो अच्छे से ठीक नहीं बैठते। तो
कह रहा है कि n इंटू एम पॉसिबल, अगर हमारे पॉसिबल नंबर ऑफ मील्स है तो उसमें से l मील्स हम नहीं ऑफर करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, बाकी बचे हुए ऑफर करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द प्राइस ऑफ मोस्ट एक्सपेंसिव सेट मील ऑफर्ड। तो इन एल मील्स को हटाने के बाद जो पेयर हमारा मैक्सिमम सम देगा ए आई और बी आई का, हमें वो प्रिंट करना है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार टेस्ट केस भी देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा टेस्ट केस उठा लेते हैं। ये मैं लिख लेता हूँ। ये हमारा ये 2 1 दे रखा है, दूसरे में हमारा 10 20 30 20, फिर हमारा 1 2 2 1 2 3। इसका आंसर बैठ रहा है जी 31। इसको देख लेते हैं एक बार आईपैड में। तो इसका आंसर 31 क्यों आ रहा है वो देख लेते हैं। 31 को हम 2 के साथ क्या नहीं ले पा रहे हैं, क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि इसका 1 आ रहा है, इसका 2 है, तो 1 2 को हम पेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो डिश सही नहीं बैठती। हमारे कंस्ट्रेंट्स में ये बात गिवन है हमें, ठीक है ना भाई। तो 30 दूसरा हमारा है 1 2 2 2 2 हमारा इसमें नहीं आ रहा है, तो इस और वो मैक्सिमम बैठेगा, तो इसलिए हमारा 31 आंसर है इस सवाल का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल इतना भी कठिन नहीं है, सवाल बहुत ही सरल है। आपको पहले देखने में लग सकता है कि आप सॉर्टिंग से कर सकते हैं सवाल, पर मुश्किल है सॉर्टिंग से सोचना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सॉर्टिंग से सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता हो सकता है कर रहा हो, पर मैं जो सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ उसमें मैंने सॉर्टिंग का प्रयोग नहीं किया। तो एक बार देख लेते हैं मैंने करा क्या है। तो मैंने ये हमारा 2 1 एरे है, ये हमारा 10 30 और 20 है। ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है, ये हमारा सेकंड पोजीशन है, और ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है ना भाई। और ये हमें एक एरे गिवन है, पेयर्स गिवन है जो हमें नहीं बनाने हैं, है ना। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इसका इस्तेमाल करके एक एडजेसेंसी लिस्ट बना सकते हो। एडजेसेंसी लिस्ट अगर नहीं समझते हो तो ग्राफ का एक कंसेप्ट है बेसिक सा। मतलब मेरे कहने का मतलब है हर इंडेक्स के लिए जो भी पॉसिबल वैल्यूज वो नहीं ले पा रहा है वो प्रिंट कर लो। मतलब अगर फर्स्ट मील की बात हो रही है तो फर्स्ट मील जैसे कि आप देख सकते हो 2 को नहीं ले पा रहा है, तो 2 के बाद अगर कुछ भी और भी आता तो मैं उसको यहाँ रख लेता। सिमिलरली फिर 2 की बात होती है, 2 के करस्पॉन्डिंग जो भी पॉसिबल नंबर्स यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, मतलब नहीं बना सकते, वो हम यहाँ लिख देंगे। और सिमिलरली 2 के लिए दो हैं, दो नंबर्स एक्चुअली 1 और 3, तो इसको हम एडजेसेंसी लिस्ट बोल रहे हैं चाहे कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये पहले सबसे पहले ये बना के रख लेते हैं, ये हमारी काफ़ी मदद करेगा। कैसे करेगा अभी देखते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। एक के रिस्पेक्ट में कैसे देख सकते हैं, मान लीजिए मैं मेन मील की बात कर रहा हूँ, तो एक मेन मील को पकड़ते हैं और ये देखते हैं कि उस मेन मील के करस्पॉन्डिंग हमारा मैक्सिमम साइड डिश का प्राइस क्या रह सकता है। फिर हम वो उठाएंगे और वो उठाने के पश्चात उन सब का मैक्सिमम ले लेंगे, और मैक्सिमम में से जो बेस्ट आंसर बैठेगा उसको हम अपना फाइनल आंसर मान लेंगे। तो कैसे करेंगे भाई देख लेते हैं। तो एक काम हम और करेंगे, ये वाली जो वैल्यूज हैं इनको हम हीप में पुश कर लेंगे। हीप बोल लो चाहे प्रायोरिटी क्यू बोल लो। अब प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर है। ये डेटा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, ये डेटा स्ट्रक्चर इस वीडियो का ये मेन उद्देश्य नहीं है। अगर आपको हीप के बारे में और जानना है तो मेरे से अलग से चर्चा कर सकते हैं। हीप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपका मिनिमम या मैक्सिमम एलिमेंट लॉग एन में निकाल के दे सकता है आपको, और लॉग एन में पुश कर सकते हैं आप उसमें एलिमेंट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप साइड डिश को हीप में रख लो अपने साथ, 10 1 30 सॉरी 32 23 10 1। अब ये ऐसे क्यों मैंने लिखे हैं, क्योंकि मैक्स हीप, मैंने यहाँ पे मैक्स हीप लगाई है। मैक्स हीप का क्या कंसेप्ट है कि जो मैक्सिमम एलिमेंट रहेगा वो सबसे ऊपर रहेगा, और जो मिनिमम एलिमेंट रहेगा वो सबसे नीचे रहेगा। और मैंने साथ में इंडेक्सेस भी पुश करा दिए। इंडेक्सेस मतलब हम हीप के अंदर वो एलिमेंट और उसका इंडेक्स पुश करा रहे हैं। अब हम इस हीप का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि हम बेस्ट आंसर क्या ले सकते हैं। तो अब हम इसको ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे भाई। अब मैं एक इस 2 पे आया, 2 के क्रॉस 2 हमारा 1, मतलब 1 पे हम 1 फर्स्ट मेन डिश पे खड़े हम। अब हम हीप पे चेक करेंगे टॉप एलिमेंट क्या है 30 2, और इसका जो सेकंड एलिमेंट है उसको चेक करेंगे क्या वो एडजेसेंसी लिस्ट में पड़ा हुआ है। पर मैं देख सकता हूँ कि वो एडजेसेंसी लिस्ट में पड़ा हुआ है, तो उसको नहीं लेंगे।
उसको कहीं और डाल देंगे, उसको किसी और कंटेनर में डाल देंगे, क्योंकि हमें इसको वापस हीप में पुश करना है। फिर हम इसके लिए चेक करेंगे क्या ये हमारा एलिमेंट एडजेसेंसी लिस्ट में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो नहीं, ये वाला नहीं बैठ रहा है, तो हम इसको हम ना मैक्सिमम आंसर मान लेंगे। तो ये 22 हो जाएगा, मतलब 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हम मैक्सिमम 22 की मोस्ट एक्सपेंसिव डिश हमारी 22 हो जाएगी। फिर इसको हम वापस, हमने कंटेनर में डाला था टेम्पररी कंटेनर में, इसको हम वापस इसमें डाल देंगे। ठीक है, फिर यही काम हम आगे करेंगे, 30 के लिए भी करेंगे। 30 के लिए मैक्सिमम एलिमेंट, सॉरी 1 की बात करेंगे। 1 के लिए मैक्सिमम एलिमेंट क्या ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसकी एडजेसेंसी लिस्ट में हम देखें तो 1 एग्जिस्ट नहीं करता। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सवाल कैसे हो रहा है। तो हाँ, इस सवाल में डेटा स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं, इसमें हीप का इस्तेमाल हो रहा है और एडजेसेंसी लिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक बार फटाफट से इसका कोड देख लेते हैं। तो ये ई सवाल है। तो एन, एम और एल इनपुट करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं 2 एरे बना रहा हूँ, एक्स एन और वाई एन, उनको भी इनपुट करवा रहा हूँ। ये पेयर्स मेरा एडजेसेंसी लिस्ट है, तो मैं ए और बी इनपुट करवा लूँगा। और ए मील के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी डिशेज मैं नहीं ले पा रहा हूँ उसको मैं डाल दूँ। यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैंने सेट का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है, क्योंकि मुझे चेक करना है कि क्या वो पर्टिकुलर एलिमेंट सेट उस सेट में लाए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं कर रहा है तो वो बता देगा कि मुझे नहीं पढ़ा हुआ उसमें। तो सेट के बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो जीएफजी या फिर गूगल पे आप रेफर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में और जान सकते हैं। तो काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं सेट के अंदर, तो उसके बारे में अभी फिर और भी बातें करेंगे कभी। फिर हम एक हीप बना रहे हैं बाय ये प्रायोरिटी क्यू, एक HTML की लाइब्रेरी है जो हीप बनाने में हमें हेल्प करती है। तो ये मैक्स हीप बनी हमारी, इसमें हमने साइड डिशेज सारी पुश कर दी, आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। एक एक नया PQ बना लिया। ये वाला डेटा स्ट्रक्चर आप चाहे कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें इसमें जो भी आएगा इसको वापस से PQ में डालना। तो जब तक PQ खाली नहीं है और उसका टॉप, उसका जो सेकंड इंडेक्स है वो हमारे एडजेसेंसी लिस्ट में नहीं, जब उसको पड़ा हुआ मिल रहा है तब तक हमें पॉप करना पड़ेगा। और कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आंसर एग्जिस्ट ना करे उस पर्टिकुलर मील के लिए, तो उस केस में हमें कुछ करना ही नहीं है। तो उस केस में हमें चेक करना है कि अगर हमारा हीप एम्प्टी हो चुका है, नहीं हुआ है, तभी हम अपना आंसर अपडेट करेंगे। हीप का टॉप एलिमेंट लेंगे, उसको अपने एक्सआई में जोड़ देंगे, उसका मैक्सिमम ले लेंगे आंसर के साथ। फिर हम जो अपना टेम्पररी डेटा स्ट्रक्चर लिया था उसमें वापस से पुश कर देंगे और पीक्यू को खाली, न्यू पीक्यू को खाली कर देंगे। फिर अपना फाइनल आंसर प्रिंट कर देंगे। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस सवाल में। तो चलते हैं एफ सवाल की ओर। एफ सवाल थोड़ा सा कठिन सवाल है। एफ सवाल में डेटा स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं, 2 कंसेप्ट लग रहे हैं। तो थोड़ा वो 2 कंसेप्ट मैं आपको ऊपर ऊपर से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ समस्या आती है तो आप मेरे पास बाद में आ सकते हैं। तो सवाल की स्टेटमेंट काफ़ी छोटी सी है, पर जितना छोटी स्टेटमेंट है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है सवाल, उतना ही कठिन है। तो यही खास बात है ऐड कोडर की, जितने छोटे सवाल होते हैं उतने मुश्किल होते हैं। तो सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। आपको एक, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, प्रोसेस क्यू क्वेरीज। तो क्वेरीज हैं हमारे पास। तो एक स्ट्रिंग एस है एन लेंथ की और क्यू क्वेरीज हैं। तो 2 क्वेरीज हैं। फर्स्ट क्वेरी 1xc, चेंज द एक्स कैरेक्टर ऑफ द एस टू द लोअर केस इंग्लिश लेटर सी। तो बोल रहा है एक क्वेरी आपकी ये है कि अगर इंडेक्स एक्स पे जो भी कैरेक्टर कैरेक्टर आ रहा है एस के, उसको सी उसको चेंज करके सी कर दो। और दूसरी क्वेरी है 2LR। 2LR का क्या मतलब है, इफ द सबस्ट्रिंग फाउंड बाय द एल थ्रू द आर कैरेक्टर्स ऑफ एस इज पैलिंड्रोम, प्रिंट यस अदरवाइज नो। तो बोल रहा है अगर आपकी जो भी आपकी सबस्ट्रिंग बन रही है एल से लेके आर के बीच में, अगर वो पैलिंड्रोम आती है तो यस प्रिंट करो, वरना नो प्रिंट करो। तो कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। कंस्ट्रेंट्स n इक्वल टू 10⁻6, ये 10⁻5, एक्स हमारा ये। तो एक सोल्यूशन आपके दिमाग में जो आ सकता है, काफ़ी सिंपल सोल्यूशन, ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, कि हम हर क्वेरी के अलग अलग ट्रेवर्स करके चेक कर लेते हैं भाई कि एल से आर तक हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है कि नहीं है। तो यार वो सोल्यूशन यहाँ पे काम नहीं करेगा, कंस्ट्रेंट्स में नहीं बैठेगा वो, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स काफ़ी टाइट हैं। हाँ, तो हमें एक ऐसा सोल्यूशन, कोई इससे अच्छा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जो हमारे इस आंसर को निकालने में सहायता करे और मदद करे, तभी ये सवाल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, है ना।
तो यार इस सवाल में पहली बात तो कंसेप्ट लग रहा है हैशिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। तो हैश ऑफ अ स्ट्रिंग क्या होता है, मैं फटाफट से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उस उस चीज़ का कंसेप्ट लग रहा है इस सवाल में। यार काफ़ी चीज़ें हैं इस सवाल में, तो आपको उम्मीद है अगर आपने चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको समझने में आसानी होगी, नहीं पढ़ी हैं तो जो जो मैं इसमें बोलता जा रहा हूँ, जो जो कंसेप्ट्स के बारे में आपको बताता जा रहा हूँ, उसको प्लीज़ कहीं से रेफ़र करें, या तो जीएफजी से रेफ़र करें या कोड फोर्सेस से रेफ़र करें या कहीं से भी करें। ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले मैं हैशिंग ऑफ अ स्ट्रिंग की बात करता हूँ। हैश क्या होता है? ठीक है ना भाई। हैश ऑफ अ स्ट्रिंग, तो गाइस हैश की बात करें तो मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5। तो गाइस हर इस स्ट्रिंग में बहुत सारी सब स्ट्रिंग्स हैं। मान लीजिए ये वाली है, ये वाली है। सबको हम एक यूनिक नंबर से प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब एक फंक्शन है, मान लीजिए एक फंक्शन में मैंने कोई सब स्ट्रिंग पास करी, तो उसकी एक यूनिक वैल्यू आएगी हमेशा। तो हमारा गाइस एक हैश फंक्शन होता है। हैश फंक्शन क्या करता है, यूनिक एक स्टब स्ट्रिंग लेता है और उस हर स्टब स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक वैल्यू निकालता है। हमारा हैश फंक्शन जितने कोलिजन अवॉइड करे उतनी अच्छी बात है। कोलिजन का क्या मतलब होता है कि दो सब स्ट्रिंग्स के लिए मान लीजिए गलती से एफ ने सेम आंसर दे दिया दो स्ट्रिंग्स के लिए, तो वहाँ पे कोलिजन हो गया। तो जितना कोलिजन हम अवॉइड कर पाए उतनी अच्छी बात है। तो ये यूनिक वैल्यू होती है, ये जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो हमें क्या करना है, समझना है कि हम सब हैश स्ट्रिंग का हैश कैसे निकाल सकते हैं, और सब स्ट्रिंग की बातें करते हैं तो सब स्ट्रिंग के भी हैशेस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किसी स्ट्रिंग का हैश कैसे निकाला जाता है भाई। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखूंगा, उस फॉर्मूला को समझेंगे और उस फॉर्मूला पे ही आगे चर्चा करेंगे। तो ये हमारी सब स्ट्रिंग है। तो इसका हैश निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ भाई, मैं समेशन करता हूँ आई 1 से लेके n तक पावर ऑफ कोई k इंटू आई इंटू A1 AI एस का इसको मैं लिख देता हूँ एस का वैल्यू ऑफ AI ओवर सम मॉड, ओवर सम मॉड्यूलो। तो गाइज मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है आप लोगों के लिए। ये फॉर्मूला हमारा हैशेस निकालने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो क्या है ये फॉर्मूला, इसको समझते हैं। तो हम समेशन कर रहे हैं आई 1 से लेके n तक पावर ऑफ k की पावर i चढ़ा रहे हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एस का वैल्यू ऑफ AI से, फिर उसका मॉड ले ले रहे हैं। तो मॉड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी बड़ी हो सकती है और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बड़ी वैल्यूज को स्टोर नहीं कर पाती हैं। तो हम कुछ मॉड ले लेते हैं ताकि हमारा स्टोर करने में आसानी रहे। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे पास स्ट्रिंग है ABC, और यहाँ पे के की बात करना, मैं के हमारा एक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, आप कुछ भी ले लो के को, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर बड़ी वैल्यू लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि कोलिजन्स अवॉइड करने में आसानी होती है ना भाई। तो यार यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है ABC। तो ABC का अगर मुझे हैश निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूँ। ए की एस का वैल्यू, ए की एस का वैल्यू नहीं लेते हैं हम लोग। ए हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट है लोअर केस में, तो उसको 1 मान लेते हैं, बी को 2 और सी को 3। एस का वैल्यू नहीं बोलेंगे यहाँ पे, एस का वैल्यू हटा सकते हो। तो हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए के की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस पावर ऑफ 2 रेस टू पावर 2 इंटू 2 प्लस पावर ऑफ 3 रेस 2 रेस टू पावर 3 इंटू 3। इनका समेशन कर देंगे और इस सब स्ट्रिंग का हैश हम निकाल पाएंगे। अब गाइस ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये टर्म इसलिए आ रही है यहाँ पे क्योंकि हमारी जो पोजीशन है हर कैरेक्टर की वो मैटर करती है। अगर ABC और BCA की बात करें तो इन दोनों का हैश सेम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स तो वही हैं पर पोजीशन चेंज हो गई है। जब तो पोजीशन चेंज के हिसाब से हमारा हैश वैल्यू सेम नहीं रहना चाहिए, तो उसके लिए टर्म लाई गई है यहाँ पे पावर वाली। और ये वैल्यू तो इसलिए आई है क्योंकि जो हमारे कैरेक्टर्स होंगे वो हमें हमारे स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे। तो उम्मीद आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ये हैश हैश वैल्यू। अब एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, इसमें एक चीज़ के बारे में और चर्चा कर लेते हैं।
तो इसका फॉर्मूला हमें पता है पूरी का, आई 1 से लेके n पावर k इंटू आई इंटू की ऑफ ए आई। की मतलब वो अल्फ़ाबेट की, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कहाँ से चालू हो रहा है, ए का मतलब 1, बी का मतलब 2। अब यहाँ पे मान लो मुझे निकालना है इस सबस्ट्रिंग का हैश। अगर मुझे 2 से लेके 4 के सबस्ट्रिंग का हैश निकालना है भाई, तो गाइज इसके लिए हम इसी, एक बार ये वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इसी वैल्यू का इस्तेमाल करके हम ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई? प्रीफिक्स और सफिक्स सम से निकाल सकते हैं। अ, इसको नहीं, इसकी इसकी बात हम कभी बाद में करेंगे, इसकी आज बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे, कभी और देखेंगे। अभी के लिए हमें बस इतना हैश के बारे में समझना था। और दूसरा कंसेप्ट आता है हमारा सेगमेंटरी का। तो गाइस सेगमेंटरी के बारे में अगर आपको और पढ़ना है, ये काफ़ी एक डेटा स्ट्रक्चर है हमारा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर है। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो हम सीपी एल्गोरिथम्स में जाएंगे और सेगमेंटरी सर्च करेंगे। इस वेबसाइट पे काफ़ी सारे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। अगर ज़रूरत हो तो मैं आपके लिए अलग से भी वीडियो बना सकता हूँ सेगमेंटरी के बारे में। इस सवाल का मकसद सेगमेंटरी को डिस्कस करना नहीं है। इस मतलब इस वीडियो का मकसद सेगमेंटरी पे चर्चा करना नहीं है। इस वीडियो का मकसद है इस सवाल का हल निकालना और इसके बारे में डिस्कस करना। सेगमेंटरी क्या होता है मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। सेगमेंटरी में हम क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। तो गाइज मान लीजिए आपके पास कोई एरे है और आपको क्वेरीज गिवन कि आपको 2 से लेके 4 तक का सम निकालना है, 3 से लेके 5 तक का सम निकालना है, 2 से लेके 4 तक का सम, 2 से लेके 5 का निकालना है। बहुत सारी क्वेरीज गिवन। लेकिन इसमें एक बात और है कि आपको बोल सकता है कि किसी भी इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको मॉडिफाई कर पा रहे हैं। जैसे हमें मान लो 3 को 4 में बदलना है या फिर कुछ और करना है बीच में, फिर दोबारा आंसर निकालना है अलग अलग केसेस के लिए, अलग क्वेरीज के लिए। 2 तरीके की क्वेरी जैसे इसी सवाल में गिवन है वैसे ही कह रहा हूँ। तो इस केस में हमारा सेगमेंटरी इस्तेमाल आता है, काम में आता है। तो ये अपडेट वाली क्वेरीज, अपडेट मतलब कि इसको अपडेट वैल्यू चेंज करने के लिए ये लॉग इन में काम कर सकता है। और सम निकालने के लिए भी ये लॉग इन में हमारा आंसर दे देता है। तो यही इतना ही समझना था फिलहाल इस सेगमेंटरी के बारे में। तो सेगमेंटरी क्या होता है आगे चर्चा कर सकते हैं कभी हम। तो इस सवाल में ये 2 कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, सेगमेंटरी और हैशिंग। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं अपन ये सवाल। तो गाइस एक बार टेस्ट केस उठा लेते हैं, है ना भाई। तो गाइस पैलिंड्रोम हमें बताना है कि कोई सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो गाइस हम क्या आप कुछ सोच पा रहे हैं कि क्या हैशिंग की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि कोई सबस्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम है कि नहीं है? तो गाइस अगर आप नहीं सोच पा रहे तो मैं बता दूं, हम यहाँ पे प्रीफिक्स हैश का प्रयोग कर सकते हैं और सफिक्स हैश का प्रयोग कर सकते हैं। प्रीफिक्स हैश क्या रहेगा हमारा? प्रीफिक्स हैश हमारा ये रहेगा, प्रीफिक्स हैश बेसिकली एक एरे रहेगा हमारा। हम सम नहीं करेंगे, उसको याद रखिएगा। सम करेंगे तो हम सवाल को हल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो समेशन के अंदर टर्म आ रही थी पावर ऑफ आई टू के इंटू आई इंटू की ऑफ ए आई, इसको मॉड के ऊपर निकाल के रख लेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी हो सकती है वैल्यू। तो जैसे ए के लिए अगर मैं ये वैल्यू की बात करूँ तो पावर ऑफ के इंटू वन, तो ये सारी वैल्यूज मैं निकाल के रख लूंगा और इसको मैं बोल दूंगा प्रीफिक्स हैश। सफिक्स हैश क्या होगा? सफिक्स हैश इसका जस्ट उल्टा होगा। मैं ये काम उल्टे उल्टा चालू करूंगा, उल्टे के लिए स्टोर करा के रख लूंगा। उल्टे के लिए कैसे स्टोर करा के रखूंगा भाई कि मैं ये इसका हैश, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ और स्टोर कर रहा हूँ, और इसको मैं 1 मान रहा हूँ, इसको मैं 2 मान रहा हूँ, इसको मैं 3 मान रहा हूँ, ऐसे कर उल्टा ऐसे निकालूंगा। तो इसका क्या मतलब है, पर स्टोर उल्टे से ही कराऊंगा। तो मतलब बी
अगर मैं बी निकालूंगा, बी के लिए निकालूंगा तो बी के लिए क्या निकलेगा, पावर ऑफ के इंटू वन इंटू टू। तो ये चीज़ मैं उल्टा निकाल के रख लूँगा और स्टोर करा लूँगा, है ना भाई। ये दो सफिक्स हैशेस, प्रीफिक्स हैश निकालूंगा और सफिक्स हैश निकाल के रख लूँगा अपने पास। अब देखते हैं ये हमारा आंसर निकालने में कैसे मदद कर पा रहे हैं। तो मान लीजिए मुझे दोनों में किसी सबस्ट्रिंग का हैश निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। पैलिंड्रोम में खास बात क्या है कि उसका जो, उम्मीद है आपको पता होगा पैलिंड्रोम क्या होता है, मुझे पैलिंड्रोम के बारे में चर्चा करने की उम्मीद है ज़रूरत ना हो, फिर भी बता देता हूँ। ए बी ए हमारा पैलिंड्रोम है। क्यों? क्योंकि उसको आगे से पढ़ेंगे वो सेम है, पीछे से पढ़ेंगे सेम है। तो गाइस अगर मैं किसी, अब हमें करना क्या है बेसिकली, हमें प्रीफिक्स हैश से और सफिक्स हैश से किसी सबस्ट्रिंग का हैश निकालना। तो प्रीफिक्स हैश क्या करेगा, हमारे लिए जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, सीधी लिखी गई स्ट्रिंग है, उसका हैश निकाल के देगा। और सफिक्स हैश क्या करेगा, हमारी जो स्ट्रिंग उल्टी लिखी गई है, अगर हम उसको उल्टा लिखें सब स्ट्रिंग को, उसका हैश निकाल के देगा। अगर वो दोनों सेम आ जाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है वो पैलिंड्रोम है। अगर नहीं आ पा रहे सेम तो इसका मतलब नहीं है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं प्रीफिक्स हैश और सफिक्स हैश सबस्ट्रिंग का। मान लीजिए मुझे इस हिस्से का निकालना है, यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे इस हिस्से का निकालना और इस हिस्से का निकालना। ये है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों 6 साइज के होंगे, है ना। तो गाइज मुझे केवल इस सबस्ट्रिंग का निकालना है, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने इस एरे को कैसे बनाया था, मैंने इसको पावर ऑफ 1 से मल्टीप्लाई किया था, इसको 2 की पावर से मल्टीप्लाई किया था, इसको 3 की पावर से, 4 की पावर से, 5 की पावर से, 6 की पावर से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, इसको 1 की पावर से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ताकि ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाए और पावर्स हमारी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ऐसे करते हुए हम ये निकाल लेंगे और इनका हम सम कर लेंगे। तो हमें उस सबस्ट्रिंग का प्रीफिक्स सीधा प्रीफिक्स हैश मिल जाएगा। प्रीफिक्स हैश मतलब सीधा वाला हैश। सीधा अगर स्ट्रिंग को सीधा लिखेंगे तो क्या हैश बनेगा। सिमिलरली इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि इस केस में हमने उल्टा चला था, हम अपनी स्ट्रिंग को ऐसे मान रहे हैं, इस डायरेक्शन से मान रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो पावर्स आ रही हैं, तो हम इस एलिमेंट को उस 2 की पावर से डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारा पहला एलिमेंट बन जाए रिवर्स सबस्ट्रिंग का, फिर ये सेकंड और ये थर्ड। तो पावर ऑफ, क्योंकि इससे पहले 2 एलिमेंट थे, तो हम पावर ऑफ उस जो भी के लेंगे उसकी 2 की पावर से डिवाइड करेंगे और इनका वो ले लेंगे। तो ये हमारा सफिक्स हैश हो जाएगा। तो ये हैश हो जाएगा हैश ऑफ रिवर्स्ड सबस्ट्रिंग। तो गाइस हम इन दोनों को फिर कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद हम चेक कर लेंगे, अगर बरोबर आ रहे हैं तो यस प्रिंट कर देंगे, वरना नो प्रिंट कर देंगे, है ना भाई। और अपडेट क्वेरीज कैसे हैंडल करेंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। सेगमेंट ट्री का प्रयोग करके हमें वही करना है। उस इंडेक्स में जो पुरानी वैल्यू लिखी थी, पुरानी वैल्यू ये लिखी थी, उसकी जगह नई वैल्यू लिख देंगे की के हिसाब से। लेकिन सफिक्स एरे में हमें थोड़ा देखना पड़ेगा क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं सफिक्स एरे में। तो इंडेक्स तो हमारा चेंज नहीं रहेगा, इंडेक्स हमारा वही रहेगा, क्योंकि हम मतलब ऑर्डर नहीं चेंज करें स्टोर कराने का। लेकिन अगर हमारी पावर चेंज रहेगी, पावर हमारी पीछे से देख रहे थे हम लोग सफिक्स एरे बनाते समय, तो हम पीछे से पावर देखेंगे और उसके हिसाब से अपडेट कर देंगे। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है कुछ लोगों को काफ़ी मुश्किल लग रहा हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट लग रहे हैं। वो कंसेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे और तभी आप सोच पाएंगे। तो यार एक बार इसका कोड भी देख लेते हैं। इसमें और भी चीज़ें लग रही हैं, मैथ के कुछ और कंसेप्ट लग रहे हैं, वो भी फटाफट से बता देता हूँ आपको। यार एक हमारा मॉड इनवर्स का कंसेप्ट होता है। आपने देखा होगा कि हमें ऊपर 2 की पावर से डिवाइड करना पड़ रहा है, डिवाइड बाय पावर, 2 की पावर से नहीं, डिवाइड बाय सम पावर। और हम मॉड्यूलो ऑपरेशंस पे काम कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम डायरेक्ट डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो पाएगा वो नंबर।
क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमें हमें गलत आंसर मिलेंगे, क्योंकि हम मॉड ले चुके हैं उसके साथ, किसी नंबर के साथ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मुझे a डिवाइड बाई 2 की पावर k मॉड m निकालना है, लेकिन ये a काफ़ी बड़ा नंबर था, तो इसका मतलब हमने इसको a मॉड m लेके कुछ स्टोर कर रखा है अपने पास, और हम इसको 2 की पावर k से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसको देखें और इसको देखें, ये दो वैल्यू सेम नहीं है, तो इसको 2 की पावर k से डिवाइड करने के बजाय हम क्या करते हैं, मॉड इनवर्स निकालते हैं, फिर उसका पूरा मॉड लेते हैं। तो ये मॉड इनवर्स क्या होता है, इसके बारे में जरूर पढ़ें। इस पे भी जीएफजी पे काफ़ी आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ये भी अपने आप में अच्छा टॉपिक है, तो इसको आगे पढ़ें। तो चलिए देखते हैं। ये मॉड की वैल्यू मैं अपने हिसाब से मान रहा हूँ, कोई प्राइम वैल्यू माने तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि हमारे कोलिजन अवॉइड हो। ये एन हमें नहीं चाहिए। ये सेगमेंटरी डेटा स्ट्रक्चर बनाया मैंने, इसकी डेफिनेशन हम नहीं देखेंगे कैसे काम कर रहा है, बस मैं आपको इतना बता दूं, इसमें दो फंक्शन है, एक क्वेरी फंक्शन है। मैंने टेम्पलेट का प्रयोग किया यहाँ पे, टेम्पलेट्स हमारे सी प्लस प्लस में काफ़ी हेल्प करते हैं। यहाँ पे क्वेरी का फंक्शन है। क्वेरी फंक्शन हमारा सम रिटर्न करता है, मतलब जो भी क्वेरी है हमारी वो रिटर्न करेगा एल से लेके आर तक, और अपडेट क्वेरी हमारी अपडेट करेगी किसी भी पोजीशन पे वैल्यू पे। तो गाइस सेगमेंटरी की मैं आपको बात बता दूं, सेगमेंटरी केवल एडिशन पे ही नहीं, सारे फंक्शंस में काम करेगा जो कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव मतलब ए प्लस बी और ए बी और बी ए, ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स डज नॉट मैटर। तो और डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो चाहे मैं ए प्लस बी प्लस सी करूँ, चाहे मैं सी प्लस बी प्लस ए करूँ, किसी भी ऑर्डर में करूँ आंसर सेम आएगा। और कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो उसका। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो वही नंबर हमें वापस आता है। तो सेगमेंटरी हमेशा उन्हीं जगह पे काम करता है जहाँ पे हमारे ऑपरेशन कॉम्पिटेटिव होते हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ये मैंने मॉड इनवर्स निकालने का कोड लिखा है, इसको भी समझने के लिए आपको थोड़ा सा जीएफजी का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऐड के लिए सेगमेंटरी बना रहे हैं, तो ऐड फंक्शन बनाया मैंने, आइडेंटिटी फंक्शन बनाया। फिर मैंने क्या किया, प्रीफिक्स हैश डिक्लेयर किया, सफिक्स हैश डिक्लेयर किया। हैश वैल्यू ये हमें नहीं चाहिए, ये वेरिएबल, क्योंकि हम सम नहीं निकाल रहे हैं। प्रीफिक्स हैश, जैसे कि मैंने आपको बोला, कोई के मैंने 31 मान लिया, जितना बड़ा के मान लिया उतना अच्छा। पावर हमने निकाला, पावर ऑफ ये भी काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो इसको भी हम मॉड्यूलो करके निकालेंगे। इसके लिए भी जीएफजी पे कोड रेफर करें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमने की वैल्यू से, ए की मतलब अगर एस आई हमारा 5 है, मतलब सी है, सी माइनस से कितना हो जाएगा, 2, उसमें एक ऐड करेंगे तो 3, तो सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर उसका मोड ले लेंगे, फिर यही काम सफिक्स के लिए करेंगे, पर पावर हम जीरो से चालू करेंगे, पावर हम उल्टी से बढ़ाते हुए चलेंगे, तो हमें दो हैशेस मिल जाएंगे, प्रीफिक्स हैश सफिक्स हैश। दोनों के लिए हम एक सेगमेंटरी बनाएंगे, फिर हम क्वेरी प्रोसेस करेंगे, क्वेरी को इनपुट करवाएंगे, और अगर हमारा टाइप इक्वल टू 2 है तो एल और आर को इनपुट करवाएंगे। लेफ्ट से देखेंगे, लेफ्ट से देखने के लिए सबसे पहले हम सम निकालेंगे, एल से आर तक का, राइट से सम निकालेंगे। फिर लेफ्ट से हम डिवाइड करेंगे 2 की पावर एल से। क्यों? क्योंकि हमें स्टार्ट करना है एलथ इंडेक्स से, तो एल से पीछे जो भी एलिमेंट है उनकी पावर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई रखी है, उनसे डिवाइड कर देंगे। तो मॉड इनवर्स डिवाइड मतलब मॉड इनवर्स कर रहा है, तो मतलब डिवाइड ही कर रहा है मॉड्यूलो के टर्म्स में, ताकि हमारा आंसर खराब ना हो। मॉड्यूलो इनवर्स पढ़िए, जरूर पढ़िए क्या होता है। फिर हम लेफ्ट से मॉड ले लेंगे, राइट से हम क्या करेंगे, उसके राइट में जो एलिमेंट्स जितने बचे थे उसका वैल्यू कितने काउंट निकालेंगे, उसकी पावर से डिवाइड करेंगे, राइट से मॉड ले लेंगे। अगर लेफ्ट और राइट बरोबर आते हैं तो येस प्रिंट कर देंगे, वरना नो प्रिंट कर देंगे। अपडेट के केस में लेफ्ट में तो कुछ करना ही नहीं, जैसे ऊपर लेफ्ट हमने कंस्ट्रक्ट किया था वैसे ही करेंगे, लेकिन राइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंडेक्स तो वही रखना है, लेकिन हमारी पावर राइट से चालू हो रही है, तो हम राइट से लेंगे पावर को अपनी, और बाकी सब सेम रहेगा, और उसको अपडेट कर देंगे। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा सवाल था ये, काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स लग रहे थे इस सवाल में, काफ़ी नए नए अलग तरीके के कंसेप्ट लग रहे थे। तो जो लोग नए हैं उनको ये सवाल थोड़ा कठिन लग सकता है, पर कोई नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। और इस वीडियो में मैंने जो भी कंसेप्ट इस सवाल के लिए आपको बताए हैं उनको ज़रूर देखें, पढ़ने की कोशिश करें खुद से। अगर समस्या आ रही है तो मेरे पास आएँ और मेरे से पूछें। तो पढ़ने के लिए आप लोग सीपी एल्गोरिथम्स की वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप जीएफजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जीएफजी पे भी काफ़ी आर्टिकल मिल जाएंगे, यहाँ पे भी मिल जाएंगे, और कोड फोर्स पे भी आपको मिल सकते हैं इसके आर्टिकल्स।
तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।